प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल आखिरी बार मन की बात की इस साल की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से मिली सीख से देश में नया सामर्थ्य आया है और यही सामर्थ्य आत्मनिर्भरता है। सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। साथियों, दिल्ली में रहने वाले अभिनव बनर्जी ने अपना जो अनुभव मुझे लिखकर भेजा है वो भी बहुत दिलचस्प है। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्केट गए थे। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहां महंगे खिलौना का मतलब भी इंपोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉयज बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हमें इस भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप भी एक सूची बनाएं। दिन भर हम जो चीजें काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप हर साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं। इस बार एक रिजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। और आइए बढ़ते आगे। पंचायत से लेकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी के हाथों कांग्रेस के मात खाने के बाद एक बार फिर यूपीए के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी और महाराष्ट्र सरकार चला रही शिवसेना ने हमला बोला है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे। सामना में यूपीए की हालत एनजीओ से करते हुए लिखा गया है कि यूपीए का नेतृत्व अब पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। शिवसेना ने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नतीजे बताते हैं कि उनमें कमी जरूर है। सामना में लिखा गया है कि पीएम मोदी और अमित शाह को विपक्ष टक्कर नहीं दे पा रहा है, ऐसे में विपक्ष को सोचना चाहिए। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं
मोदी जी भी मानते हैं। शरद पवार जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो मैं समझता हूँ कि आज देश में किसी भी राजनेता से बढ़कर है, और अगर मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है। जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बात तो शिवसेना समझती है, और शिवसेना कोई यूपीए के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी यूपीए के पार्टीज ने मिलाकर ही सोनिया जी को नेतृत्व दिया है। वो सक्षम है, अपनी मेहनत से बिल्कुल यूपीए के नेतृत्व काम करने में वो सक्षम है। सामना के जरिए शिवसेना की कांग्रेस पर किए गए इस तरह के सीधे हमले के बाद बीजेपी को भी मौका मिल गया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने उसे अब तक की सबसे कमजोर और लाचार पार्टी बता दिया है। सामना ने आज के अपने एडिटोरियल में राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की अकार्यक्षम करके कड़ी आलोचना की है। शायद सामना यह सुझाव देना चाहता है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जी ने करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी हो या राज्य की कांग्रेस हो, यह सत्ता के लिए इतनी लाचार बन चुकी है कि सामना ने कितनी भी आलोचना की, इसके बावजूद भी वो सत्ता पे टिके रहेंगे। तो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। सामना में शिवसेना ने लिखा है, कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे हैं। यूपीए की हालत एनजीओ की से करते हुए यह भी लिखा गया है कि यूपीए का नेतृत्व अब शरद पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। शिवसेना ने राहुल गांधी की क्षमता पर भी सवाल खड़े किए। और इस सब के बीच कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। सामना में लिखा है कि यूपीए का अध्यक्ष चेयरमैन शरद पवार को बना देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, तो शरद पवार को बना देना चाहिए। देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं और भली भांति काम है, चल रहा है। और शिवसेना तो मैं समझता हूँ कि अपना विचार रख सकती है, लेकिन ये यूपीए तय करेगी, जिसके हिस्सा मैं समझता हूँ कि शिवसेना नहीं है। शिवसेना आपको सुझाव दे सकते, लेकिन हिस्सा नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में आप दोनों की सरकार है और आपके नेता राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कमी है कुछ। आपके नेताओं पे आपके सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, उनका नज़रिए में फ़र्क है। वो जब मानते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं तो फिर कसर कहाँ रह सकती है। वो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, क्षमतावान हैं, सब तरीके से हैं। और हम तो चाहते हैं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी बहुत जल्दी से जल्दी कार्यभार संभालें। और यूपीए चेयरमैन का कार्यभार भी कोई संभाले। शरद पवार हैं योग्य यूपीए चेयरमैन के लिए? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन है और वो चेयरपर्सन रहेंगी। तो कांग्रेस ने शिवसेना की इस मांग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच हमारे साथ शिवसेना के नेता गुलाबराव पाटिल जुड़ चुके हैं। गुलाबराव पाटिल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सबको? कांग्रेस हालांकि हमला कर रही है, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सिर्फ ये सुझाव है आप लोगों की, जिस तरीके से शिवसेना दे रही है, क्या सिर्फ ये सुझाव है आप लोगों की तरफ से, या उससे आगे भी कुछ देखते हैं? एनसीपी के नेता महेश तपासे भी हमारे साथ हैं। गुलाबराव जी, ये हमारा सुझाव है। यहाँ आप देखेंगे कि 80 साल के आदरणीय शरद पवार जी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी, उस सरकार में भी बड़ा रोल उन्होंने निभाया। पिछले काल में भी उन्होंने कई संगठनों के बाद उन्होंने यूपीए संगठन हो या एनडीए हो, इनमें उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। और आज आप देखेंगे तो कांग्रेस ये जो पार्टी है, ये बुरी पार्टी है ऐसा हमारा कहना नहीं है, लेकिन यदि हमें भाजपा को कुछ
सिखाना है तो सब मिलके उचित विचार करना चाहिए। ये सुझाव हमने दिया। न सोनिया जी हमसे खिलाफ है, न हम सोनिया जी के खिलाफ है, लेकिन शरद पवार जी का नेतृत्व ये सबको ले चलने वाला नेतृत्व है और हमें सिर्फ एक ही आदमी को आगे करने का यही हमारा ये फैसला इसलिए है कि यदि हमको बीजेपी को नामोहरण करना है, इस राज्य से और इस देश से उखाड़ फेंकना है, तो कौन आगे गया और कौन पीछे गया, इससे कौन नेतृत्व अच्छी तरह से संभाल सकता है, ये सुझाव हमने दिया है। जी, शिवसेना कह रही है महेश जी कि अब वक्त की जरूरत है कि शरद पवार नेतृत्व करें। तैयार हैं कि शरद पवार इसके लिए? देखिए, एनसीपी का यूपीए के साथ गठबंधन यूपीए 1 की सरकार में, यूपीए 2 की सरकार में जब प्रधानमंत्री के पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विराजमान थे, तब से एनसीपी यूपीए का एक अहम घटक पक्ष है। आज यूपीए के अंदर लगभग 12 सदस्य हैं और तीसरे नंबर में हमारी एनसीपी पार्टी है और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि पवार साहब का जो अनुभव रहा है राजनीति में, उसको सभी नेता, चाहे वो सत्ता के पक्ष में नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उन पे बात मानते हैं। और पवार साहब हमेशा अपनी भूमिका, जो सच है उसको रोक टोक भूमिका अपनी रखते हैं। अभी जैसे ममता बनर्जी के संदर्भ में जो विवाद चल रहा था, जो आईपीएस अफसरों के ऊपर केंद्र शासन अपनी मनमानी कर रही थी, तो उस पर भी पवार साहब ने अपनी राय रखी। शिरोमणि अकाली दल ने जब सरकार से बाहर निकलकर एनडीए का साथ छोड़ने का निर्णय लिया, उस चीज का भी सराहना पवार साहब ने की। और कल जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गई तो उसको भी हमने बोला कि भाई जो लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है, आपको एक ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए जो हट कर रही है कि किसानों के संदर्भ में। जहां तक पवार साहब के यूपीए के पद की बातचीत चल रही है, मेरे ख्याल से पिछले 8-10 दिन पहले भी एक खबर आई थी। उस खबर में ऐसा कहा गया कि पवार साहब यूपीए के नेता बनेंगे। वास्तविक रूप में पवार साहब तो नेता हैं, उसके चेयरमैन बनेंगे, ऐसी कुछ बातें चल रही थी, लेकिन ऐसी किसी प्रकार की चर्चा यूपीए के घटक दलों में नहीं हुई। हमने इस न्यूज को पहले ही खारिज किया कि ये पता नहीं किसने न्यूज डाली, लेकिन संजय राउत जी या शिवसेना के जो नेता हैं, उन्होंने अपनी राय रखी। उनकी राय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इस चीज का निर्णय जो है यूपीए के दलों के अंदर होगा। मैं निमंत्रित करूंगा शिवसेना को या तृणमूल कांग्रेस को या सर्व शिरोमणि अकाली दल को, पहले आए यूपीए में आके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करें और उसके बाद, अभी जहां तक हमारी जानकारी है, सोनिया अच्छी तरीके से उस पद को निभा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे से पिछले 15 वर्षों में उन्होंने इस पद की गरिमा को रखा है और यूपीए के घटक पदों में, दलों में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर कोई दल ये मांग रख रहा है, ये उसकी सलाह है, उसका सुझाव है, और अगर किसी को यूपीए के बारे में बात करनी तो पहले वो यूपीए ज्वाइन करे, ये आप कहना चाह रहे हैं। शेष नारायण जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक मांग शिवसेना की तरफ से उठी, पहले भी उठी थी, लेकिन अभी महेश तपासी ये कह रहे हैं कि यूपीए में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, ये सलाह हो सकती है शिवसेना की। सलाह दें, सलाह देने का उनको अधिकार है, सलाह दें। और लेकिन हमारा ये कहना है कि इस मुद्दे पे बहस होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जहां इनकी सरकार बनती है वहां भी सरकार गंवा बैठते हैं। आप देख लें, मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत सरकार बनी थी, तो मजबूत सरकार क्यों बनी थी? वहां के जो ग्राउंड जमीनी नेता हैं उनसे संपर्क करिए। जब सरकार बन गई तो आपने एक श्रीमान जी को भेज दिया अपना यहाँ, अपने दरबारी। तो आप ग्राउंड के लीडर्स को अगर अपमानित करेंगे, तो एक ग्राउंड का लीडर उनका बीजेपी में जा चुका है, दूसरा ग्राउंड का लीडर जो 6500 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने सरकार में जितवाया था, दिग्विजय सिंह, उनका नाम आते ही लोग इनके दरबारी लोग हैं वो जरूर बकरे लगते हैं। तो कुल मिला के मीमांसा ये है कि बाबू आप अपना घर संभालिए, क्योंकि आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी ने के चारों तरफ आपको घेर रखा है। आपको कहीं बंगाल में आप कहीं नहीं रहे, जहाँ सबसे बड़ी पार्टी होती थी। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी, फिर भी आप पैदल हो गए, और वो सरकार कब तक है राजस्थान की? ठीक है जी, शेष नारायण जी आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय निरुपम, आपकी तरफ से ट्वीट करके बाकायदा पिछले दिनों में कहा गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश है, कांग्रेस के खिलाफ साजिश है, उस पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले आप शिवसेना के मुखपत्र में जो बातें कही गई हैं, उनके नेता भी तमाम उन बातों का समर्थन कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? सामना में तो यहां तक लिखा गया है कि नतीजे बताते कि राहुल गांधी में कमी है।
देखिए, शिवसेना जो अभियान चला रही है वो सच पूछिए तो एक आग से खेल रही है और इस आग में जल के शिवसेना खुद भस्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए पिछले 10-15 वर्षों से ज्यादा समय तो से महाराष्ट्र में सरकार एक कैसे अच्छा चलाएंगे आप गठबंधन के शिवसेना तौर को पे काम भस्म कर रहा है। करने के ठीक है, बाद? हम लोग कमजोर। अब अगर आप बीच में टोकेंगी तो मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं बीच में बोलिए, मैं इसलिए बोलिए नहीं आप। आता हूं लाइव। नहीं बोलिए, आपके क्योंकि एंकर ने, आपने आपके कहा कि रिपोर्टर शिवसेना ने जिद भस्म किया हो तो लाइव जाएगी, आया हूं। सरकार तो आप उन्हीं के साथ चला रहे नहीं, हैं। फिर मैं जा रहा हूं, मैं फिर जा रहा हूं क्योंकि मैं एंकर की बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करता। नहीं बदतमीजी क्या सर, आप जवाब तो देंगे ना? ठीक है, आप रखिए। बोला था नहीं करूंगा ना, बोलने भी नहीं देते लोग। संजय निरुपम जी, आप सवाल से भाग रहे हैं। संजय निरुपम जी, आप सवाल से भाग रहे हैं। आप शिवसेना को भस्म कर रहे हैं, उन्हीं के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं सर। तो संजय निरुपम ने इस बात पर जवाब नहीं दिया या उनके पास जवाब नहीं है। खैर, एनसीपी के नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? महेश जी, आपके पास आऊं। गुलाब राव हमारे साथ है। गुलाब राव, किस तरीके से देख रहे हैं? कह रहे हैं शिवसेना भस्म हो जाएगी। शिवसेना क्या भस्म होगी? शिवसेना ने सिर्फ राय दी है। राय कोई निर्णय नहीं होता है। राय देना कोई गलत बात नहीं है। यदि शिवसेना पार्टी में कोई मंत्री कम काम करता है, शिवसेना पार्टी में कोई नेता कम काम करता है और गठबंधन यदि महाविकास आघाड़ी का है तो सुझाव देता है, इसका मतलब वो निर्णय नहीं होता है। निरुपम जी जो बोल रहे हैं कि कोई पार्टी किसके बनने से भस्म हो जाएंगी, लेकिन इनकी शुरुआत ये जो जिनकी राजकारण में पैदाइश ही शिवसेना प्रमुख ने की थी, उन्होंने ये बोलना उचित नहीं है। हमने सिर्फ सुझाव दिया है। सुझाव का मतलब निर्णय नहीं होता है। निर्णय आगे होने वाला है तो सब दल ठहराएंगे, लेकिन सुझाव देना कोई गलत बात नहीं है ना। ठीक है गुलाब राव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। यूपीए के नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर यूपीए गठबंधन के सबसे पुराने सहयोगी आरजेडी ने कांग्रेस का बचाव किया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा के मुताबिक इस समय नेतृत्व के मुद्दे पर उलझने की जगह बीजेपी के खिलाफ मजबूत मुद्दे तलाशने चाहिए। शिवसेना चाहती है कि यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार बने क्योंकि कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपीए के घटक दल के सांसद मनोज झा हैं। मनोज जी, शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के लिए आप लोग भी तैयार हैं? देखिए, मैं थोड़ा अचंभित भी हूं कि अभी जब सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मुद्दे तलाशे जाएं, मुद्दों पर व्यापक सहमति हो और व्यक्ति केंद्रित विमर्श में ना उलझा जाए, क्योंकि इस विमर्श की वजह से अगर हम इसमें अभी उलझे तो वो किसान हमें माफ़ नहीं करेंगे जो सरहद पे बैठे हुए हैं दिल्ली के, और पूस की सर्द रातों में। हमारा सीधे तौर पे मानना है कि हम ओल्डेस्ट एलाई। ये चीज़ें एडिटोरियल में तय नहीं होती हैं, मीडिया में तय नहीं होती। एक बार सरोकार के साथ सब लोग बैठेंगे, अगर इसका विस्तारीकरण भी करना है तो तमाम संदर्भ को देखते हुए फिर आपसी सहमति से ही निर्णय हुआ करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना हिस्सा नहीं है यूपीए का, वो सुझाव भले दे सकते हैं लेकिन ये यूपीए के घटक दल तय करेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही यूपीए की अध्यक्ष अभी रहेंगी, कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना, मैंने पहले भी यही भी कहा कि शिवसेना अभी हाल में आई है, अच्छा काम कर रहे हैं तीनों मिल करके महाराष्ट्र में, लेकिन यूपीए के जो फाउंडर मेंबर्स थे वो अब एक बार साथ में बैठे हैं, व्यापक सरोकारों पे बात हो। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरना, और ये लीडरशिप के इशू, ये बेमानी है। मैं समझता हूं कि ये चीजें तो मिनट में सेटल हो सकती हैं ईदर वे। आरजेडी की तरफ से ये जो तमाम बातें कही गई शेष नारायण जी, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि महेश तपासे की तरफ से भी जो बात कही गई है साफ तौर पर, उन्होंने भी कहा कि ममता ने भी जब जरूरत पड़ी तो शरद पवार को ही कॉल किया। मनोज झा हैं, वो बिल्कुल जो बात कर रहे हैं वो ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज में विचार विमर्श होते रहने चाहिए। शेष नारायण जी आएंगे आपके पास। इस वक्त अशोक चौहान कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक चौहान जी, किस तरीके से देख रहे हैं शिवसेना की मांग को? कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है, वक्त की जरूरत यह है कि एक ऐसे नेता के हाथों कमान हो जो विपक्ष को एकजुट कर सके मोदी सरकार के खिलाफ, और वो क्षमता है शरद पवार में। देखिए, ऐसा है कि यूपीए की जो लीडरशिप का मामला है वो यूपीए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो अलग अलग पार्टियां जो यूपीए में शामिल है, उन्होंने मिलकर ही सोनिया गांधी जी को
यूपीए का चेयरपर्सन मनोनीत किया है। इसलिए ये विषय कोई नए से विचार करने का अभी तक कोई इसमें ये प्रयोजन नहीं है। और शरद पवार जी ने खुद ही बयान दिया है, ये ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पवार साहब जरूर एक देश के ज्येष्ठ नेता है, सभी पार्टियों से संबंध है, और सोनिया गांधी जी ने भी अपनी यूपीए चेयरपर्सन जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो बहुत अच्छे तरीके से अभी तक संभाली है। सभी को साथ लेकर ही 2 बार गवर्नमेंट बना चुकी है और सभी का विश्वास उनके नेतृत्व में है। शरद पवार जी का सवाल जहां तक उनके बारे में भी एक आदर की भावना है, पर जो शिवसेना हमारी और इसमें न तो एनडीए यूपीए में वो शामिल है, नहीं तो यूपीए में कोई समर्थन देने वाली पार्टी अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो यूपीए में नहीं है उनको बाहर से ऐसे सलाह मशवरा की हमें कोई आवश्यकता है, मैं नहीं मानता हूँ। हम महाराष्ट्र की हद तक हमारी गठबंधन जरूर है, और देश के जब मामला आता है तब मैं समझता हूँ कि इस विषय में जी इसीलिए अशोक जी, इसीलिए सवाल खड़ा होता है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? फिर आखिर शिवसेना की तरफ से ये बात क्यों कही गई? क्योंकि वो तो यूपीए का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन है तो आपकी महाराष्ट्र में साथी। और अगर ऐसी बात आती है, उनके सांसद भी इसी बात का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यक्तिगत राय हो सकती है, तो इसमें कोई माने नहीं रखता इस बात को, क्योंकि यूपीए कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, यूपीए के जो कोई पार्टीज है यूपीए में, वो उन्होंने मिलकर ही इनको सोनिया जी को नेतृत्व दिया है। तो ये बातें उछालकर विवाद पैदा करने की कोई आवश्यकता ऐसा मुझे लगता नहीं है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ जब जिस तरीके से कोई भी राय मशवरा करना था, वो कांग्रेस नेतृत्व से ना करके सीधा शरद पवार को कॉल किया, उनसे बातचीत की। खुद महेश तापसे एनसीपी से हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि हाँ, शरद पवार में वो क्षमता है, वो विपक्ष को एकजुट रख रहे हैं और उनकी स्वीकार्यता है। शरद पवार जी की क्षमता के बारे में कोई किसी को संदेह नहीं है। सवाल ये है कि आज के इस राजनीतिक स्थिति में यूपीए बिल्कुल यूनाइटेड है और ममता बनर्जी के साथ में सभी लोग एकजुट करके उनके समर्थन में है। सिर्फ शरद पवार की स्वीकार्यता की बात नहीं है, क्योंकि सवाल तो कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस में वो क्षमता नहीं बची है कि पूरे विपक्ष को एकजुट किया जा सके। बाकायदा शिवसेना तो ये भी कह रही है, क्योंकि सिर्फ ये सलाह नहीं है, शिवसेना ने बाकायदा ये कहते हुए निशाना साधा है, ये कहा है कि जो नतीजे बताते हैं उससे ये साबित होता है कि अब कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। इस बात में कोई मतलब नहीं है। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, चुनाव में कभी रिजल्ट फेवर में आते हैं, कभी खिलाफ जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण तो मानना नहीं जा सकता है। कांग्रेस बिल्कुल एक नेशनल पार्टी है, एनसीपी तो एक अभी भी रीजनल पार्टी है, कोई ऑल इंडिया प्रेजेंस तो एनसीपी का तो है नहीं। पर खैर, हम महाराष्ट्र में साथ में काम करते हैं, उसमें हमारे में कोई अलग विचार नहीं है। तो शिवसेना का ये जो आज का जो बयान है बिल्कुल ही अनवारंटेड है, उसकी आवश्यकता ऐसे मैं नहीं मानता हूँ। पहले वो जरूर यूपीए में शामिल हो जाए, फिर बात करें इस यूपीए के बारे में क्या करना है। आप भी मान रहे हैं कि अनवांटेड है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक बार सलाह नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी इस तरह की चर्चा उनकी तरफ से हुई थी। ये तो अखबार में बातें आती रहती है, उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो शिवसेना से नहीं है। ये तो अखबार में कुछ बातें एज ए एडिटर आती है, हर अखबार में अपना व्यू पॉइंट रहता है। तो मुझे लगता नहीं कि शिवसेना की ये कोई पॉलिसी ऐसा मुझे लगता नहीं है। ना तो शिवसेना अगर कोई कहती भी है, तो शिवसेना जब तक यूपीए में शामिल नहीं होती तो इस बात से कोई मतलब नहीं है। पर वो एक तरह से ये तो आपको बता ही रहे हैं कि हम यूपीए का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आज सबको एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व शरद पवार के हाथों हो। वो ये संकेत तो दे ही रहे अपनी सलाह के जरिए। देखिए, शिवसेना अभी तक यूपीए में नहीं है, और यूपीए के सभी पार्टी जो है वो उन्होंने सोनिया जी को नेतृत्व सौंपा है। इसका चर्चे का सवाल ही नहीं पैदा होता इस विषय पर। जी अशोक जी, महाविकास अघाड़ी पर इस सबका कोई असर देखते हैं? बार बार शिवसेना की तरफ से ये सलाह देना, आपके मुताबिक सलाह देना, ये सुझाव देना। नहीं, महाविकास अघाड़ी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र की हद तक सीमित है। इसका कोई नेशनल लेवल पे अभी फैसला नहीं हुआ है। जब वो शिवसेना अगर आती है यूपीए में, तो फिर शायद नेशनल लेवल गठबंधन की बात हो सकती है।
जी, शुक्रिया शुक्रिया अशोक चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास महेश आते हुए आपने अशोक चौहान को सुना, लेकिन क्या शिवसेना की तरफ से जो उठाई गई मांग है सिर्फ सलाह ही है, या आपको भी लगता है कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो शरद पवार उस पर विचार करेंगे? देखिए, अभी तो शिवसेना के एक नेता जो एक संपादक है, उन्होंने अपनी संपादकीय भूमिका उनके जो सामना पेपर उसके माध्यम से रखी है। हमने पिछले 10 दिन पहले भी कहा था, उस समय संजय राउत जी नहीं बोले थे। उस समय दिल्ली से कोई ऐसी न्यूज आई थी, किसी इंग्लिश माध्यम चैनल पे आई थी कि यूपीए के प्रमुख पद पर पवार साहब होंगे। हमने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शाम को ही इस चीज को हमने खारिज किया। हम सम्मान करते हैं कि हमारे जो नेता पवार साहब के प्रति अगर कुछ राजनीतिक दल के नेता जो सत्ता में हो और सत्ता के बाहर भी हो, विपक्ष के भी हो, वो अगर अच्छी भावना रखते हैं तो उस चीज का हम स्वागत और सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक यूपीए के प्रमुख पद की बात है, यूपीए के जो घटक दल हैं, यूपीए के अंदर जो लोग हैं जिनकी जिस संख्या है, उस लोगों उस संदर्भ में या यूपी के चेयरमैन पद को लेके वहां पे कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई एनसीपी की तरफ से प्रस्ताव यूपीए के लोगों के पास गया कि पवार साहब को चेयरमैन बनाए। तो पवार साहब ने अपनी भूमिका बड़ी स्पष्ट रूप से रखी है। ये जो चीज चल रही है, ठीक है, लोगों की भावना है, लोगों को लगता है पवार साहब कर सकते हैं, और है भी वैसी स्थिति कि आज देश में एक टॉल लीडर के हैसियत से पवार साहब खड़े हैं, और कृषि का कानून हो या ममता या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हुकुमशाही कर रही है, तो उसके खिलाफ बोलने की भूमिका ये पवार साहब बखूबी रख रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, और मुझे लगता है तो क्या ये संभावना खत्म हो जाती है? लेकिन एक रास्ता आप खोल भी रहे हैं कि हाँ, उनके अंदर ये क्षमता है। शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो विपक्ष को एकजुट रख सकते हैं। आ रहे हैं आपके पास महेश जी, आ रहे हैं एक बार आपके पास। गुलाबराव पाटिल के पास भी चलते हैं। गुलाबराव पाटिल, क्या आप यूपीए में शामिल होने जा रहे हैं? क्या इस मांग के ये भी मायने निकाले जाएं? गुलाबराव पाटिल, चलिए, आवाज हम तक लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया है फोन। उनके पास फिर से चलेंगे। शेष नारायण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष नारायण जी, कांग्रेस को भी आपने सुना, एनसीपी की बात भी सुनी, लेकिन महेश तपासे एक तरह से एक रास्ता तो खोल ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, उनके अंदर ये क्षमता तो है कि वो पूरे विपक्ष को एकजुट रख सकें, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ चर्चा है या उसके आगे भी आप संभावनाएं देख रहे हैं? नहीं, चर्चा ही सबसे जरूरी है। लोकतंत्र में बहस पहले जरूरी है। पहले पूरा नेशनल लेवल पे से चर्चा हो जाए, जो लोग इनके शुभचिंतक हैं उससे बातचीत कर लें। और ये लोग जो कह रहे हैं कि हरफे आखिर थोड़े ही हैं, इन बेचारों की किसी की कोई यूपीए के डिसीजन मेकिंग में या कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग में या एनसीपी के डिसीजन मेकिंग में इन लोगों का कोई योगदान थोड़ा ही है। ये तो लोग अखबार में पढ़ के बोल रहे हैं। शरद पवार से एनसीपी के जो नेता हैं, नवाब भाई के अलावा और कौन लोग मिल सकते हैं? कांग्रेसी जो बोल रहे हैं, संजय निरुपम से पता करो सोनिया गांधी से कब मिले थे, कई साल पहले। तो ये लोग इररिलेवेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो देश की राजनीति को से ताल्लुक रखता है, इस पे बहस होगी। वही बीजेपी वाले आप बता ही रहे हैं, उसको उनको मजा आ गया है, वो कुछ कह रहे हैं, तो कांग्रेस वाले कुछ कहेंगे, और कहीं बीच का कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि देखो भाई, कांग्रेस की लीडरशिप जो आज की लीडरशिप है, उसमें जमीनी नेता कोई नहीं है। ये लोग यहीं जन्मे हैं, इनके माता पिता यहीं दिल्ली के जन्मे हुए लोग हैं सब। तो ये इनको तो कुछ पता नहीं है। दिल्ली लुटेंस बंगलो जोन से देश की लीडरशिप नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसलिए चला पा रहे हैं, राजनाथ सिंह इसलिए चला पा रहे हैं कि उन लोगों ने वहां पे साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों में, पैदल बसों में रगड़ घिस की है अपनी बचपन में। और जो ऐशो आराम की जिंदगी से निकले हुए बच्चे हैं, उनके बस की लीडरशिप नहीं है। बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो शरद पवार को आज वो कह रहे हैं, कल को ममता को कह, सब कांग्रेस की तो लोग हैं। तो शरद पवार, अब आप इमेजिन करिए अगर पार्टी छोड़ के न चले गए होते, शायद आज कुछ और होते। तो वो सब फैक्टर्स हैं इतिहास के। लेकिन ये बहस जरूरी है और ये बहस इंपॉर्टेंट है। इस बहस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शेष नारायण जी, और महेश तपासे आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिवसेना की तरफ से ये कहा गया है सामना में कि अगर कोई नेतृत्व कर सकता है यूपीए का तो वो है शरद पवार। और आइए बढ़ते आगे। बात पूर्वोत्तर के दौरे पर निकले गृहमंत्री अमित शाह की। पूर्वोत्तर के दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंच गए हैं। इम्फाल में अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह आज मणिपुर को कई सौगात देंगे। इस दौरान 7 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया जाएगा। तो इम्फाल पहुंच चुके हैं अमित शाह। जोरदार स्वागत के बीच 7 परियोजनाएं हैं
जिनका आज उनकी तरफ से उद्घाटन होगा। कई कार्यक्रम इम्फाल में, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका जोरदार स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर में इम्फाल पहुंचे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कल असम में थे। असम के गुवाहाटी में आज कामाख्या देवी के दर्शन भी किए, आशीर्वाद दिया। उसके बाद बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया और कहा कि मैं लोगों के सुखी और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। और इस सबके बीच अब मणिपुर के इम्फाल पहुंच चुके हैं अमित शाह। अमित शाह जब पहुंचे इम्फाल तो जोरदार स्वागत उनका किया गया। कल भी कई कार्यक्रम थे उनके असम में, और इसके अलावा आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं। 7 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के प्राथमिकता, पूर्वोत्तर के राज्य, वहां का विकास, और इस सबके बीच बेहद महत्वपूर्ण ये परियोजनाएं। इससे पहले 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे में गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में शक्ति पूजा की। तो कामाख्या मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी में गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह कामाख्या मंदिर पहुंचे थे, देवी के दर्शन किए और उसके बाद उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया। ट्वीट कर अमित शाह ने कहा कि मैं लोगों के अच्छे जीवन की, खुशहाल जीवन की, सुखी जीवन की कामना करता हूं। मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देवी का आशीर्वाद लिया। अक्सर अमित शाह जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो वहां पर देवी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, और असम के गुवाहाटी में भी वो कामाख्या मंदिर में आज सुबह पहुंचे, देवी के दर्शन किए और उसके बाद वो रवाना हो गए मणिपुर के लिए। फिलहाल मणिपुर के इम्फाल में मौजूद हैं अमित शाह, वहां पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। लेकिन उससे पहले सुबह की 2 तस्वीरें आपके सामने। कामाख्या मंदिर में जब अमित शाह पहुंचे थे ढोल नगाड़ों के साथ, उनका वहां पर भी जो तमाम लोग मौजूद थे मंदिर के बाहर, उनकी तरफ से अभिनंदन और स्वागत किया गया। उसके बाद मंदिर में अमित शाह मंदिर में दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए, जो पुजारी वहां पर मौजूद थे उनसे भी मंदिर की मान्यता, देवी की मान्यता, वहां के जो धार्मिक परंपराएं हैं उनके बारे में समझते हुए, जानते हुए देवी के दर्शन के, देवी का आशीर्वाद लिया अमित शाह ने। क्योंकि जाहिर है देश का विकास, देशवासियों की खुशहाली, ये किसी भी सरकार का संकल्प होता है। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कर चुके हैं कि देश किस तरीके से विकास को लेकर आगे बढ़े, और ये एक संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि के लिए कामाख्या मंदिर में देश के गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह, फिलहाल इम्फाल में उनका जोरदार स्वागत, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर क्या लिखा, आइए वो आपको दिखाते हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, मां कामाख्या देवी मंदिर में आशीर्वाद लिया और हमारे नागरिकों की सुखी और खुशहाल रहने की कामना की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, इम्फाल के दौरे पर कल असम में कई कार्यक्रम और आज 7 परियोजनाओं का उद्घाटन, कितना महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के लिए? देखिए, पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, वहां पर विकास की परियोजनाओं को चलाने के लिए पहले से ही भारत सरकार की कई परियोजनाएं काम कर रही है, और नई परियोजनाओं को एक दिशा देने के लिए गृह मंत्री का ये दौरा है। और इसके अलावा जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी इतना जोर दे रही है, इसी हिसाब से असम में भी चुनाव होने वाले हैं। वहां को लेकर भी वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो एक राजनीतिक दृष्टि से भी यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक इम्फाल का सवाल है, इम्फाल में भी पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर रिसर्च सेंटर से लेकर कई जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनकी शुभारंभ आज करेंगे। तो ये दिखाता है कि जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए नए कदम उठाना, उसकी फेहरिस्त में ये एक और कदम है। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिर गृह मंत्री का ऐसा ही दौरा होगा परियोजनाओं को लेकर, वहां के विकास के लिए। जी अमित।